भाई रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी हमारे आसपास कोई क्राइम होता है तो हमें पता रहता है कि हमें यहाँ पे पुलिस की मदद लेनी चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर यही क्राइम एक चलती ट्रेन में हो या फिर रेलवे स्टेशन के प्रीमाइसेस में हो? ऐसी सिचुएशन में हमें किसकी मदद लेनी चाहिए, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम अपनी चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि काफ़ी सारे ऐसे क्राइम्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट किए जाते हैं रेलवेज में, जैसे कि थेफ्ट यानी कि चोरी हो गया, रोबरी यानी कि डकैती हो गया, या फिर कई सारे हीनियस ऑफेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं रेलवेज में, जैसे कि मर्डर एंड रेप जैसी घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। सो ऐसे में किसकी मदद हमें लेनी चाहिए? लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा एंड देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कौन सी एजेंसीज हमारे लिए कारगर साबित हो सकती हैं। देखिए भाई, रेलवे में जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो बेसिकली दो ऐसी प्रमुख एजेंसीज हैं या यूं कहें कि फोर्सेज हैं जो कि यहाँ पर हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। पहली है RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड दूसरी है GRP यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। अब ये RPF एंड GRP में क्या डिफरेंस है, क्या है इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। देखिए भाई, RPF जो है बेसिकली ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आ जाती है। सो यहां पर जो है RPF इज द सिक्योरिटी फोर्स अंडर इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। सो बेसिकली ये एक सिक्योरिटी फोर्स है जो कि रेलवे मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है या रेलवे मिनिस्ट्री की अथॉरिटी के अंडर आ जाती है। इसका गठन जो किया गया था वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 के तहत यहां पर इसका गठन किया गया था। इसका एम क्या है? The better protection and security of railway property and passenger area। बेसिकली आप यूं समझकर चलें कि यहां पर दो कानून हैं, उन दो कानूनों में दिए गए जो भी ऑफेंसेस हैं उनको यहां पर प्रोटेक्ट करता है, या उन ऑफेंसेस के केस में यहां पर एक्शन लेने वाली जो एजेंसी है वो RPF है। देखिए यहां पर दो कौन से कानून हैं। सबसे पहला कानून है रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1966 एंड दूसरा है रेलवे एक्ट जो कि 1989 का एक्ट है। अब ये जो दोनों जो एक्ट हैं इनमें कई सारे ऑफेंसेस दिए गए हैं। आप इस नाम से समझ सकते हैं कि रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन यानी कि अगर कोई व्यक्ति रेलवे की प्रॉपर्टी की चोरी करता हुआ पाया जाता है तो उस केस में कौन हैंडल करेगा उस व्यक्ति को, या उस व्यक्ति को सर्च एंड अरेस्ट कौन करेगा, उसमें जिम्मेवारी आ जाती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। दूसरा, रेलवे एक्ट में क्या क्या ऑफेंस दिए गए हैं जिनमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF यहां पर कार्रवाई करेगी, वो हम यहां पर देख लेते हैं। मैंने लिखा है ऑफेंसेस कवर्ड अंडर रेलवेज एक्ट 1989। कौन से ऑफेंसेस हैं, वो ऑफेंसेस में सजा भी क्या मिलती है वो भी हमें यहां पर पता होने चाहिए, बिकॉज रोज हम देखते हैं जब भी रेलवे सफर करते हैं तो ये ऑफेंसेस हम या फिर हमारे आसपास कोई व्यक्ति कर रहा होता है। देखिए क्या ऑफेंसेस हैं। सबसे पहला सेक्शन 137 में दिया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट के यहां पर ट्रैवल करने की कोशिश करता है, ट्राइंग टू ट्रैवल विदाउट अ टिकट और पास और ट्रैवलिंग रॉन्गली, यानी कि जाना था आपने कहीं और की टिकट थी एंड किसी और ट्रेन में चले गए। सो बेसिकली अगर आप बिना टिकट या गलत तरीके से यहां पे सफर कर रहे हैं, उसको यहां पर जो कवर करने वाली एजेंसी है वो कौन सी है? RPF। अच्छा, इस ऑफेंस में क्या सजा मिलेगी? 6 महीने तक की यहां पर आपको कैद हो सकती है और फाइन भी हो सकता है अप टू 1000 रुपीज। सो बेसिकली ये कुछ ऑफेंसेस हैं जो कि रेगुलर हमें देखने को मिलते हैं, तो मैंने सोचा कि उनकी जो सजा है वो भी मैं आपके सामने यहां पे लिख दूं। बेसिकली यहां पर RPF जो है इसको डील करती है। दूसरी बात यहां पर क्या आ गया? नीडलेसली इंटरफेयरिंग विद द मींस ऑफ कम्युनिकेशन इन अ ट्रेन। देखिए भाई, एक ट्रेन में क्या होता है ना कि कम्युनिकेट करने के लिए अब जो ट्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं जैसे TT हैं, उन्होंने अगर यहाँ पर कम्युनिकेट करना है बाकी सारे पैसेंजर्स के साथ तो एक कम्युनिकेशन रेडियो टाइप लगा रहता है। अगर कोई व्यक्ति उस रेडियो से छेड़खानी करता है तो उसको भी यहाँ पर जो है इसके तहत सजा दी जा सकती है। फिर क्या है? सेक्शन 144 प्रोहिबिशन ऑन हॉकिंग एंड बैगिंग। अब देखिए, बैगिंग एंड हॉकिंग, जो लोग जो ट्रेन में चलती ट्रेन में यहाँ पे सामान बेच रहे हैं या फिर यहाँ पर भीख मांगने का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे सजा का प्रावधान है। क्या? अप टू 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन लगाया जा सकता है 2000 रुपए तक का। इसमें भी कौन आ गया? RPF आ गया एंड RPF ही इसको हैंडल करेगी। फिर आ गया जी 145 ड्रंकननेस एंड न्यूसेंस। यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस जैसे कि शराब पीकर यहाँ पर कोई हुड़दंगबाजी करता है या फिर लोगों को परेशान करता है तो उसके लिए भी यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है? RPF रिस्पॉन्सिबल है। एंड उसमें क्या हो सकता है? उस व्यक्ति को पहली बात तो ट्रेन से उतारा जा सकता है, उसकी जो टिकट है उसको फोरफिट किया जा सकता है, यानी कि उसकी टिकट उससे छीनी जा सकती है। इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक की उसको कैद होगी एंड 500 रुपीज तक का यहाँ पर उसको जो है जुर्माना लगाया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को।
फिर आ गया जी सेक्शन 146। ये कुछ ऑफेंसेस थे भाई, बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। ये सारे रेलवेज एक्ट 1989 में आ रहे हैं, ये सारे जो ऑफेंसेस हैं रेलवे एक्ट 1989 में आ गए। सो 146 क्या कहता है? ऑब्स्ट्रक्टिंग रेलवे सर्वेंट इन हिज ड्यूटीज। आप एक रेलवे सर्वेंट है, रेलवे का कोई कर्मचारी है, उसको अपना काम करने से रोक रहे हो, उससे लड़ रहे हो, उसको कहते हो कि ऐसे कैसे मेरे को उठा देगा सीट से, मैं बैठूंगा। सो बेसिकली ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं वो क्या कर रहे हैं, अपन उस कर्मचारी को काम करने से रोक रहे हैं। अब अगर ऐसा आप करते हो तो 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है, 1000 रुपीज तक का फाइन लग सकता है। डैमेज टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन रेलवे प्रॉपर्टीज। आप रेलवे की प्रॉपर्टी की या रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ, उसमें क्या होगा, इंप्रिजनमेंट ऑफ 5 ईयर्स तक की यहाँ पे सजा हो जाएगी भाई, एंड फाइन भी लगेगा। सो बेसिकली दोनों भी लग सकता है। फिर 156 देख लो, ट्रैवलिंग ऑन रूफ स्टेप एंड इंजन ऑफ ट्रेन। अब ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंट हमें देखने को मिलता है, रूफ के ऊपर या फिर स्टेप्स, यानी कि वो जो सीढ़ियां बनी होती हैं रेलवे के, वो जो रेल के अंदर घुसने के लिए, उसमें बोगी के अंदर घुसने के लिए, उसके ऊपर यहाँ पर कुछ लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं या फिर ऐसे ना झूल रहे होते हैं, उन सब के लिए भी यहाँ पे सज़ा है, 3 महीने तक की सज़ा का प्रावधान है भाई, एंड 500 रुपये तक का जुर्माना है। सो बेसिकली ऐसे जो भी ऑफेंसेज हैं जो कि रेलवेज एक्ट 1989 में से जुड़े हों और रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट से जुड़े हों, वहां पर आप किसको शिकायत दोगे या वहां पर कौन कार्रवाई करता है? वहां पर आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कार्रवाई करती है। आरपीएफ क्या? रेलवे प्रोटेक्शन अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1966। इसमें एक सेक्शन में आपके लिए लेकर आया जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे, वो है जी पेनल्टी फॉर थेफ्ट, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन और अनलॉफुल पोजेशन ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। रेलवे की कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, ट्रेन का कोई सामान हो गया, इंजन का कोई सामान हो गया, या फिर स्टेशन से कोई चीज़ आपने उठाकर एंड उसको आपने चोरी करने की कोशिश की, तो ऐसे में उस व्यक्ति को यहाँ पर थेफ्ट यानी कि चोरी का दोषी पाया जाएगा। और उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी? पहली बार अगर कोई ऐसा काम करता पाया जाता है तो फर्स्ट ऑफेंस में उसे इंप्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स होगी विद फाइन। दूसरी बार फिर से अगर पकड़ा जाता है या फिर तीसरी या चौथी बार फिर से पकड़ा जाता है, फिर से यहाँ पर 5 साल तक की सज़ा और फाइन भी इंपोज किया जाएगा। और ऐसे सभी केसेस में कौन कार्रवाई करेगा? ऐसे सभी केसेस में आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कार्रवाई करेगी, जो कि किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है। फिर आती है जी अदर ड्यूटीज ऑफ आरपीएफ। अदर ड्यूटीज क्या हो जाती हैं? एस्कॉर्टिंग ऑफ ट्रेन्स इंक्लूडिंग लेडीज कंपार्टमेंट ऑफ सबअर्बन ट्रेन्स। देखिए भाई, कई सारे यहाँ पर केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर लेडीज कंपार्टमेंट में कोई यहाँ पर हुड़दंग बाजी करने वाले जो है घुस जाते हैं, मनचले घुस जाते हैं। ऐसे में वहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, आरपीएफ के कुछ जवानों को तैनात किया जाता है उन ट्रेन के डब्बों में, एंड वो एस्कॉर्ट करते हैं सबअर्बन एरियाज़ में, यानी कि जो बड़े शहरों के आसपास जब आप ट्रेन एंटर करती है सबअर्ब एरियाज़ में से, तो वहाँ पर जो है एस्कॉर्ट करने के लिए इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। एक्सेस कंट्रोल एट इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशंस, विजिल ऑन स्टेशन प्लेटफॉर्म, यार्ड्स एंड सर्कुलेटिंग एरियाज अगेंस्ट एंटी सोशल एलिमेंट। सो बेसिकली यहाँ पर निगरानी रखने के लिए, और जो एक्सेस होता है बड़े स्टेशन है, जैसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हो गया, निज़ामुद्दीन हो गया, या फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो गया। सो ऐसे में जो बड़े बड़े स्टेशन हैं उन पर जो एंट्री एग्जिट के जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर भी कौन मैनिंग करता है? ये लोग करते हैं। और यहाँ पर पूरी निगरानी भी कौन रखता है रेलवे स्टेशन की या उसकी प्रॉपर्टी की? तो आरपीएफ ही रखती है। सर्वेलेंस थ्रू सीसीटीवी कैमरास, ये भी सब किसका काम आ गया? आरपीएफ का काम आ गया। अब आती है जी बारी जीआरपी यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। ये एक दूसरी एजेंसी है जो कि रेलवे के अंडर नहीं आती। ये किसके अंडर आती है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। बेसिकली ये पुलिस का ही एक हिस्सा होती है। स्टेट क्योंकि पुलिस का पार्ट है, और पुलिस का ही एक यूनिट यूं कह ले, जो कि रेलवे की सुरक्षा के लिए या रेल में होते हुए क्राइम्स को डिटेक्ट करके उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो रखा जाता है पुलिस की, वो टुकड़ी को यहाँ पर क्या कह देते हैं? जीआरपी कह देते हैं। लेट्स हैव अ लुक इट। पुलिसिंग ऑन रेलवे बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि पुलिसिंग जो है रेलवे में भी पुलिसिंग का जो काम है वो किसका काम है? स्टेट सब्जेक्ट है। सो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, रजिस्ट्रेशन ऑफ केस एंड देयर इन्वेस्टिगेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन रेलवे प्रीमाइसेस एज वेल एज ऑन रनिंग ट्रेन्स आर स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सो बेसिकली क्राइम ना हो रेलवे में, कोई भी क्राइम जो कि बेसिकली देखो दो के जो यहाँ पर हमने एक्ट पढ़े, एक कौन सा था? रेलवेज एक्ट 1989 वाला एंड रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966। इन दोनों में जो दिए गए ऑफेंसेस हैं उनके बारे में तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? आरपीएफ। लेकिन आईपीसी में जो ऑफेंसेस दिए हुए हैं, जैसे थेफ्ट हो गया, रोबरी हो गया, या फिर आप यहाँ पर रेप, मर्डर जैसी घटनाओं की बात करते हो, तो इन सब की जिम्मेवारी किसकी है?
या इन सब के केस में कौन यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेगा, वो आ जाती है हमारी जीआरपी यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। सो बेसिकली यहाँ पर चाहे चलती ट्रेन में कोई यहाँ पर क्राइम हो जाए, आईपीसी में दिया गया क्राइम चलती ट्रेन में हो जाए, रुकी ट्रेन में हो जाए, स्टेशन पे हो जाए, कहीं पे भी हो जाए, उसकी जो जिम्मेवारी है किसकी है, वो जीआरपी की है। जीआरपी किसके अंडर आ गई, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ गई। अब जीआरपी कम्स अंडर द रिस्पेक्टिव स्टेट पुलिस और यूटी पुलिस, जैसे कि मैंने आपको कहा। एंड आईपीसी में दिए गए जितने भी क्राइम्स हैं, अगर उनमें से कोई होता है उसको रजिस्टर करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, यहां पर जीआरपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिस्टम फॉर लॉजिंग ऑफ एफआईआर इन केस ऑफ थेफ्ट, रॉबरी और डिकॉइटी। देखिए भाई, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई थेफ्ट जो है एक सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाला ऑफेंस है ट्रेन में। सो बेसिकली आपने सामान रखा, सुबह देखा गायब है, तो बेसिकली इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर इन केस ऑफ theft of luggage, robbery or dacoity in running train, a passenger can approach train conductor, coach attendants, guard, GRP, कोई भी रेलवे कर्मी आपको मिल जाए उसको आप अप्रोच करो, वहां से आप एक एफआईआर फॉर्म मांगो। वो आपको एक एफआईआर फॉर्म देंगे, कहो जी मेरा सामान चोरी हो गया, एक एफआईआर फॉर्म दे दो, वो आपको यहाँ पर दे देंगे, विच आप उसको ड्यूली फिल करो एंड वापस उनको वापस दे दो। फिर क्या होगा, ये जो एफआईआर फॉर्म है ये जीआरपी पुलिस स्टेशन को दे दिया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए ए और बी दो स्टेशनों के बीच में आपका सामान चोरी हो गया, आप ये स्टेशन पे पहुंचने से पहले ही रेलवे में ही चलते हुए ट्रेन में ही, चलती हुई ट्रेन में ही आप फॉर्म फिल कर दो एंड उन्हें वापस दे दो। आगे जाकर वो जो भी स्टेशन आएगा वहां पर जीआरपी पुलिस स्टेशन को वो एफआईआर का जो पर्चा है वो कर्मचारी अपने आप देगा। फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो जीआरपी पुलिस स्टेशन की है, और जीआरपी पुलिस जो है वो अपने आप इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। जिसने चोरी की उसको पकड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बात अलग है कि भाई ऐसे में सक्सेस रेट बहुत कम रहता है, लेकिन हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी जीआरपी की है, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, क्या मुझे चलती ट्रेन से उतर के जीआरपी पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा? तो जवाब है नहीं। आपको अपनी जो जर्नी है उसे ब्रेक करने की या बीच में छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये फॉर्म भर के और देना है। हाँ, मैं एक चीज़ आगे बता दूं कि भाई इसमें हमें देखने को मिलता है कि 2 महीने 3 महीने एफआईआर वहीं पर पड़ी रहती है, कोई काम नहीं होता है, ऐसी रिपोर्ट्स भी हमें देखने को मिलती हैं। सो वी आर नॉट सेइंग कि वो काम हो ही जाएगा, बट यस प्रोसेस ये है, राइट। सो द पैसेंजर कैन ऑल्सो अप्रोच आरपीएफ असिस्टेंस पोस्ट, यानी कि अगर आप जीआरपी का कोई एफआईआर नहीं देते तो आरपीएफ असिस्टेंस पोस्ट जो है ये भी बड़े बड़े स्टेशंस पे बनी होती हैं, वहाँ पर आप जा सकते हो, उनको भी यहाँ पर शिकायत दे सकते हो, आगे वो भी यही काम करेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो। आपको सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किए गए हैं 182, जो कि ऑल ओवर इंडिया में ऑपरेशनल है। आप इस पर कॉल करके शिकायत कर सकते हो, राइट। सो कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड असिस्टेंस है, आप इस पर कोई छेड़खानी कर रहा है, कोई व्यक्ति आपको यहाँ पे परेशान कर रहा है, रेलवे में कोई चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, इस पर कॉल कर सकते हो। फिर क्या है जी, थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, है ना, एंड रेलवेज आर ऑल्सो एंगेजिंग इन रेगुलर टच विद द पैसेंजर। सो ये भी एक अच्छा साधन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आप ट्वीट कर देते हो, अगले स्टेशन पर मदद मिल जाती है। ये भी एक अच्छी पहल हमें देखने को मिली है, जो कि बेसिकली लीडरशिप की तरफ से हमें दिखाई दे रही है। सो बेसिकली ये थी कुछ बातें जो कि हमें पता होनी चाहिए जब भी हम रेलवे में सफ़र कर रहे हैं। एक छोटा सा मैसेज हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हमारा पेड कोर्स खरीदा हुआ है कि वह रेगुलर हमारी लाइव क्लासेस फ्राइडे के दिन होती हैं, आप उन्हें अटेंड करें एंड उनका फ़ायदा उठाएं। सो अगली बार फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो थैंक यू।